हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा, हेनरी का नियम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार विलेयता पर प्रभाव पड़ता है ताप का और विलेय और विलायक की प्रकृति का। और एक फैक्टर हम लोग सीख रहे थे दाब, और मैंने बताया था कि दाब का प्रभाव ठोस या फिर द्रव की, ठोस या द्रव को जब किस में घोला जाता है, किसी द्रव में घोला जाता है, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस या द्रव दाब लगाने पर संपीड़ित नहीं होते, जबकि गैस जो होती है वह दाब लगाने पर क्या हो जाती है बेटा, संपीड़ित हो जाती है। इसीलिए हम लोग गैसों की द्रव में जब विलेयता पढ़ते हैं तो हम लोग दाब का प्रभाव पढ़ते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि भाई गैसों की द्रव में विलेयता पर टिप्पणी दीजिए, तब भी आपको हेनरी का नियम लिख के आना है। या फिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाइए, तब भी आपको हेनरी का नियम लिख के आना है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई हेनरी का नियम क्या है, तब तो ये लिखना ही है। इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपसे यह पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, और बहुत ही आसान भी है, एक बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं पहले कि गैसों की द्रव में विलेयता को हम लोग किस तरीके से स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेटा जब भी हम लोग किसी गैस को अगर लेते हैं तो पहले यह देखा जाएगा कि उसकी द्रव के साथ अनोन्य क्रिया जो है वो किस प्रकार की है। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि द्रव में आसानी से घुल जाती हैं, जबकि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि द्रव में आसानी से नहीं घुलती। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जल अगर विलायक के तौर पर लिया जाए, जल को अगर हम लोग बेटा क्या ले लें, विलायक, और विलायक हमारा कैसी भौतिक अवस्था में, द्रव में। और अगर हम लोग यहाँ पर अमोनिया को घोलें तो अमोनिया जल में आसानी से घुल जाती है। ठीक, अमोनिया जल में क्या हो जाती है बेटा, आसानी से घुल जाती है। HCl गैस जल में आसानी से घुल जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके कारण बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं जल के साथ में, और जल में क्या हो जाती हैं, विलय हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो गैसें हैं, इनकी विलेयता के बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग उनके बारे में ज़्यादातर चर्चा करेंगे जो कि जल में आसानी से विलय नहीं हो रही थी, तब उनके ऊपर हम लोग दाब लगाकर उनको क्या करेंगे, जल में विलय करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल N2, O2, CO2, HE, ये इस प्रकार की गैसें जो कि जल में आसानी से नहीं घुलती हैं। अगर ये जल में आसानी से नहीं घुलती हैं तो इनके ऊपर हम लोग दाब का प्रभाव पढ़ेंगे। तो आपको पहले ये चीज़ क्लियर हुई कि हम लोग किन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी गैसों के बारे में जो कि जल में आसानी से नहीं घुलती हैं, उनके लिए हेनरी ने नियम दिया था। आइए हम लोग चर्चा करते हैं हेनरी के नियम के ऊपर। देखिए मान लेते हैं कि हम लोग एक, हमारे पास यहाँ पर ये पात्र है कोई, और यहाँ पिस्टन लगा हुआ है एक, ये पिस्टन लगा हुआ है, और इस पर दाब आरोपित है, और उस दाब को हमने क्या मान लिया बेटा, W1 मान लिया कि यहाँ पर हमने वेट रख दिया है, या फिर कोई ना कोई क्या है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर है जिससे वो क्या मूव करेगा ऊपर नीचे। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे तो पिस्टन हमारा किधर की तरफ मूव कर जाएगा, ऊपर की तरफ। और अगर हमने उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया तो पिस्टन हमारा किधर की तरफ मूव करने लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक, अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आप लोग देख रहे हो, ये हम लोग जो बना रहे हैं, यह जल के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं बेटा, जल के लिए। तो यह जल है यहाँ पर, ठीक, ये जल, और जो ये स्पेस है यहाँ पर गैस भरी हुई है, कोई भी क्या भरी हुई है बेटा, गैस। और गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने इस तरीके से शो कर दिया। अब देखिए क्या होगा, जब ये गैस इसकी सतह पर उपस्थित है तो यहाँ पर यह इसके पृष्ठ पर, जल के पृष्ठ पर बेटा क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। जब ये दाब लगाएगी तो कुछ अणु इसके पृष्ठ से टकराकर इसके अंदर क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। तो देखिए कुछ अणु हमने यहाँ पर क्या कर दिए, इसमें विलय कर दिए। ये स्वतः ही हो जा रहे हैं, जो वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है उसी के द्वारा। यहाँ पर हमने ये मान लिया कि वायुमंडलीय दाब है, और उसके द्वारा ये स्वतः ही क्या हो जा रहे हैं, इसमें घुल जा रहे हैं।
और यहाँ पर एक साम्य स्थापित हो जाएगा। साम्य क्या होता है बेटा, जब भी कोई अग्र अवक्रिया और पश्च अवक्रिया दोनों की दर बराबर हो जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि साम्य अवस्था आ गई। तो देखिए यहाँ पर कुछ गैस के अणु इस पृष्ठ से टकरा रहे होंगे और टकरा कर यहाँ पर इसमें जाने की कोशिश कर रहे होंगे। उसी समय पर कुछ गैस के अणु इस जल के अंदर से बाहर की तरफ आ रहे होंगे। तो जो अणु जल के अंदर जा रहे हैं और जो अणु जल के बाहर आ रहे हैं, इन दोनों की सांद्रता क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसके अंदर जाने वाले अणुओं की संख्या और निकलने वाले अणुओं की संख्या अगर बराबर होगी तो हम लोग कहेंगे कौन सी अवस्था आ गई बेटा, साम्य अवस्था। तो यहाँ पर एक साम्य अवस्था आ चुकी है और साम्य अवस्था पर इसके इतने अणु गैस के यहाँ पर मिले हैं। क्लियर है पॉइंट। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस पिस्टन के ऊपर दाब आरोपित किया। जब हम पिस्टन के ऊपर दाब आरोपित करेंगे तो आपको पता है कि पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। और ये देखिए हमने पिस्टन को यहाँ पर नीचे की तरफ खिसका दिया है और ये हमने दिखा दिया कि हमने यहाँ पर प्रेशर क्या कर दिया था, इसको बढ़ा दिया था W1 और ये कर दिया हमने इसमें W2। W1 पहले से आरोपित था और W2 आपने जो एक्स्ट्रा अप्लाइड किया वो है यहाँ पर, ठीक। और पिस्टन किधर की तरफ चला गया बेटा, नीचे की तरफ। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर पहले वाली पोजीशन को भी शो कर सकते हो। हम लोग जानते हैं कि जल के ऊपर, जल एक क्या है, द्रव है और द्रव के ऊपर दाब का प्रभाव कुछ नहीं होगा, तो इसका जो आयतन है वह वही रहेगा। इसका मतलब जो स्पेस पहले घेरा हुआ था जल ने उतना ही यह अब भी घेरे हुए है, ठीक, कोई चेंज नहीं होगा। बट आप लोग जानते हो कि जो गैस है, गैस के अणु दाब लगाने पर क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आ जाएंगे तो उनके लिए जो उपलब्ध यहाँ पर आयतन है वह क्या हो चुका है, ऑलरेडी कम, और उनको हमको इस तरीके से शो करना पड़ेगा, पास पास। ठीक, ये हमने बना दिया। और आप लोग देख रहे हो यहाँ पर इनके लिए जो उपलब्ध आयतन था वो ये था, और जबकि यहाँ पर जो उपलब्ध आयतन है वो काफ़ी कम रह गया, केवल और केवल यह है इनके लिए उपलब्ध आयतन इतना, और जबकि यहाँ पर क्या था, ये था। क्लियर है पॉइंट। अब बताओ, अगर उपलब्ध आयतन कम है तो यहाँ पर इसके पृष्ठ पर उपस्थित जो गैस के अणु हैं उनकी संख्या में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। पहले इतने नहीं थे पर अब इसके पृष्ठ पर यहाँ पर संख्या में क्या हो गई, वृद्धि। तो अधिक अणु गैस के जल के पृष्ठ पर क्या करेंगे बेटा, टकराएंगे, और इसकी जल में विलेयता क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी गैस की। तो गैस के अधिक से अधिक अणु अब किसके अंदर आ गए, जल में आ गए। जब गैस के अधिक अणु जल में आ गए तो किसके कारण हुआ ये बेटा, यह हुआ आपने जब दाब अधिक आरोपित किया उसके कारण, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, साम्य अवस्था स्थापित। क्यों, कुछ अणु जिस समय किस में जा रहे होंगे, जल में, उसी समय पर कुछ गैस के अणु जल से क्या आ रहे होंगे, बाहर, और एक साम्य अवस्था आ जाएगा। पर हाँ, इस अवस्था में जो हमने ये अवस्था बनाई है B, इसमें गैस के अणु जल में अधिक मिले हैं A की तुलना में, आ रही बात में। और यह चीज़ सबसे पहले किसने देखी थी बेटा, हेनरी ने, इसीलिए इसे बोला गया हेनरी का नियम। और क्या लिखा है देखो हमने, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। अगर ये आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर यह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो यहाँ पर इस परिस्थिति में भी आपको टेम्परेचर कितना रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की, ये गैस थी, किसी गैस की द्रव्य विलेयता, किसी गैस की द्रव्य विलेयता, द्रव अथवा विलयन, यह अब हमारा क्या बन चुका है बेटा, विलयन बन चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जल था वो क्या था, विलायक, और गैस के अणु विलय के रूप में घुले गए थे और एक समांगी मिश्रण बनेगा, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन। तो उसने बोला विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर, विलयन की सतह पर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब, और कौन लगा रहे हैं, गैस के अणु दाब लगा रहे हैं, पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो वास्तव में क्या हुआ कि यहाँ पर गैस के अणुओं के द्वारा इसके ऊपर लगाया जाने वाला आंशिक दाब क्या था, कम।
क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी क्या लग रहा था, दाब कम लग रहा था। अब जैसे हमने इनके ऊपर दाब बढ़ाया तो इन्होंने किसके ऊपर बढ़ा दिया, द्रव के या फिर विलयन की सतह पर आंशिक दाब क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जैसे वो आंशिक दाब बढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर विलेयता क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो इसीलिए उसने बोला है कि विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब देखिए उसे हमने दूसरे शब्दों में समझ रहे हैं। यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी विलयन में गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश क्या होगा कि कितने मोल गैस के उपस्थित हैं। तो देखिए जितनी ज़्यादा मात्रा वहाँ पर उपस्थित होगी विलयन में उतना ही मोल अंश भी ज़्यादा होगा। और मोल अंश यही चीज़ बताता है कि किसी भी घटक के कितने मोल विलयन में उपस्थित हैं। अगर मोल अंश ज़्यादा है तो इसका तो उसके मोलों की संख्या ज़्यादा है, अगर मोल अंश कम है तो उसके मोलों की संख्या क्या बेटा, कम है। तो किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बोला है कि यहाँ पर मोल अंश क्या है बेटा, अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ पे दाब अधिक आरोपित किया गया था, इसीलिए विलयन में गैस के अधिक से अधिक अणु क्या हो गए, घुल गए। और यहाँ पर हमारा दाब क्या था, कम, और यहाँ पर गैस में घुलने वाले अणुओं की संख्या भी क्या थी, कम, जिसके कारण उनका मोल अंश भी क्या रहा, कम रहा। तो इसका तो आपने क्या सीखा यहाँ पर कि P समानुपाती किसके होता है बेटा, x है गैस का मोल अंश और P क्या है यहाँ पर, गैस का आंशिक दाब जो कि उस द्रव या विलयन की सतह पर आरोपित है। तो P समानुपाती x, यह बात किसने बताई हमें, हेनरी ने। और जब भी हम लोग कोई समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है P = KH × x, जहाँ पर KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट या फिर हेनरी स्थिरांक। KH है बेटा हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। P क्या है यहाँ पर बेटा, P गैस का आंशिक दाब जो कि विलयन या फिर द्रव की सतह पर आरोपित किया गया है। और x क्या है बेटा, गैस की मोल भिन्न जो कि किस में घुली हुई है, विलयन में घुली हुई है। ठीक, अब देखिए KH जो है हेनरी स्थिरांक, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है बेटा। किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर। इसका मतलब यह अलग अलग गैस के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। कुछ गैसें ऐसी होंगी जिनके लिए KH का मान अधिक होगा, कुछ गैसें ऐसी होंगी जिनके लिए KH का मान कम होगा। तो KH का मान अगर बढ़ता है, KH का मान अगर अधिक है तो उस गैस की द्रव्य विलेयता बेटा क्या होगी, कम होगी। द्रव्य विलेयता क्या होगी, कम। यह चीज़ आपको याद रखनी है। बच्चे क्या करते हैं अक्सर, वो सोचते हैं कि KH का मान अधिक, द्रव्य विलेयता क्या हो जाएगी, ज़्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि KH का मान अधिक होने पर द्रव्य विलेयता क्या होती है, कम। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेटा KH का मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और आप लोग जानते होंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की जो द्रव्य विलेयता है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। गैस की जो द्रव्य विलेयता है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ KH का मान बढ़ा और KH का मान बढ़ने के साथ साथ द्रव्य विलेयता क्या हुई, घटी। और ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया भी है। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हो तो आप लोग क्या करते हो, उसे हिलाते हुए लाते हो। अब आप उसे हिलाकर ला रहे हो तो क्या हो रहा है, वास्तव में वहाँ पर हिलाने से उनके अणु क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। और टकराने से वहाँ का टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, CO2 जो गैस घुली हुई है उसमें वह क्या होने लगेगी, अविलीय होने लगेगी, क्योंकि उसकी विलेयता क्या हो रही है, कम, और वह ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही आप लोग ढक्कन खोलोगे तो वह गैस आपको क्या होगी, बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है, घटती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे बेटा, दाब का प्रभाव देख रहे थे। इसीलिए हमने टेम्परेचर को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि KH का मान जिस गैस के लिए अधिक होगा उसकी द्रव्य विलेयता उतनी ही कम होगी। और अगला क्वेश्चन अगर आपसे यह पूछे कि भाई KH का मान टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है या घटता है, तो आप लोग टिक कर क्या होगा, KH का मान टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक, अब देखिए एक और चीज़ आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपने देखा हो कहीं सोडा वाटर, अगर आपने शिकंजी कहीं पियो तो उनके पास एक कंचे वाली बोतल होती है इस तरीके की, ठीक, और यहाँ पर क्या लगा होता है, कंचा लगा होता है इस टाइप से। तो उसे हम लोग कंचे वाली बोतल कहते हैं। और कंचे वाली बोतल में क्या करता है, वो एक पिस्टन टाइप से होता है और उससे उसे फिट कर देता है इस तरीके से। जब इसे फिट करेगा और यहाँ पर उसके पास एक घुमाने वाला क्या लगा होता है, एपरेटस, और यहाँ पर एक रीडिंग के लिए
होता है, मीटर लगा होता है, ठीक है। और इसको वो बहुत तेज़ी से घुमाएगा। जब तेज़ी से घुमाएगा तो वास्तव में क्या है, यहाँ पर उपस्थित जो यह CO2 गैस है, CO2 गैस वो इसके अंदर जाने लगेगी। जब इसके अंदर जाने लगेगी तो यहाँ पर जो दाब मापी है यह दाब को बताएगा और उसे ये पता होता है कि कितने दाब पर यह इसमें विलय हो जाएगी। तो यहाँ पर इस कंचे वाली बोतल में सिंपल सा क्या था बेटा, जल था, केवल और केवल क्या उपस्थित था, वाटर। और जैसे उसने उसे तेज़ी से घुमाया तो यह CO2 गैस इसके अंदर जाने लगी। जैसे CO2 गैस इसके अंदर जाने लगी तो किसके कारण, क्योंकि दाब आरोपित किया जा रहा है। जब दाब आरोपित होगा तो यह कंचा धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, क्योंकि यह जो गैस थी ये यहाँ पर फिल हो जाएगी और इस कंचे को किधर कर देगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगी। तो क्या हुआ यहाँ पर, उसने हेनरी के नियम के अनुसार जल के अंदर क्या घोल दिया, CO2 को घोल दिया, ठीक है। तो यह आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यह आपका हो गया बेटा हेनरी का नियम। तो हम लोग हेनरी के नियम को खूब अच्छे से समझ गए। अब हमको हेनरी के नियम के अनुप्रयोग सीखने बेटा। क्या सीखने, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखिए हेनरी के नियम का सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वह यही है कि सोडा वाटर जो होता है उसमें हम लोग CO2 की जो विलेयता बढ़ाते हैं, वो कैसे बढ़ाते हैं बेटा, CO2 की विलेयता दाब आरोपित करके। तो आप सबसे पहला यही लिख के आएंगे, CO2 की विलेयता को दाब इंक्रीज करके क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और यह हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग है, ठीक है। चलिए दूसरा अनुप्रयोग क्या है, देखो जैसा कि आपने देखा होगा गोताखोर क्या करते हैं, समुद्र में जाते हैं या फिर कहीं भी जहाँ पानी है उसमें ये डुबकी लगाते हैं। जब ये डुबकी लगाते हैं तो वास्तव में क्या होता है, इनकी सतह पर जो इनकी बॉडी है उसके ऊपर दाब अधिक लगता है। जब दाब अधिक लगता है तो जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं उनकी विलेयता क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो आपने देखा हो जब भी कोई गोताखोर अगर डुबकी लगाता है तो वह एक सिलेंडर अपने साथ लेके जाता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि यह है आपका जल और इसके अंदर किसी गोताखोर ने डुबकी लगाई। तो देखो जब ये सतह पर था तो इसके ऊपर केवल वायुमंडलीय दाब लग रहा था। कौन सा दाब लग रहा था, वायुमंडलीय दाब। पर जब इसने डुबकी लगाई तो जैसे ये यहाँ पहुँचा तो इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब तो है ही है, उसके साथ साथ बेटा क्या है, जलीय दाब, जो जल के द्वारा लगाया गया, जल के द्वारा आरोपित दाब भी यहाँ पर है। इसका मतलब दाब क्या हो गया, हमारा ओवरऑल दाब इंक्रीज कर गया बेटा। ओवरऑल दाब हमारा क्या कर गया, इंक्रीज। जब ओवरऑल दाब हमारा इंक्रीज कर गया तो जो गोताखोर था, जो सिलेंडर लेके गया था अपने साथ में और जिसमें N2 और O2 गैस भरी हुई थी बेटा, कौन सी गैस भरी हुई थी, N2 और O2, और इनकी विलेयता भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जब इनकी विलेयता बढ़ने लगी तो उस समय उसे कोई एहसास नहीं हो रहा है और वो मस्त आराम से नीचे जा रहा है। पर जैसे ये धीरे धीरे ऊपर आएगा तो ऊपर आने पर दाब क्या होगा बेटा, कम। जैसे दाब कम हुआ तो क्या होगा, इनकी विलेयता भी क्या होगी, कम, और ये गैसें निकलने लगी। अब जब ये गैसें निकलती हैं बॉडी से तो देखो दाब अचानक से कम हो गया। जैसे वो ऊपर आया तो ये गैसें जहाँ से भी इन्हें रास्ता मिल रहा है वहीं से निकलना स्टार्ट हो गई। सीधा फेफड़े से नहीं आ रही हैं, मतलब सीधा सीधा कोशिकाओं से क्या होने लगती हैं, ऊतकों से बाहर निकलने लगती हैं। जब ये बाहर निकलेंगी तो बॉडी में क्या आने लगते हैं बेटा, बेंड्स आने लगते हैं और बहुत ही पीड़ा होती है, गोताखोर को बहुत ही दर्द महसूस होता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी ये कि उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये सिचुएशन क्या हो जाती है, दिक्कत कर जाती है। और बेंड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हीलियम गैस और मिक्स कर देते हैं। अब हीलियम गैस मिक्स करने से क्या हुआ, हीलियम गैस की विलेयता दाब लगाने पर बहुत कम होती है। जब विलेयता बहुत कम है तो इसका मतलब कुछ परसेंटेज जब इसका है तो इस रुधिर में इनकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब रुधिर में विलेयता घट जाएगी तो घुलेगी तो सही अभी भी, पर कम घुल रही है पहले की तुलना में। तो अब जब कम घुली है तो कम निकलेगी और जब कम निकलेगी तो कम पीड़ा होगी। इसका मतलब इनकी पीड़ा को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। किसकी सहायता से, हीलियम को अतिरिक्त यहाँ पर N2 और O2 के साथ में मिक्स कर दिया जाता है। तो ये हेनरी का नियम का दूसरा अनुप्रयोग, जहाँ पे हमने गोताखोर को होने वाली बेंड्स प्रॉब्लम को क्या कर दिया, कम कर दिया। तीसरा अनुप्रयोग क्या है बेटा इसमें, तीसरा अनुप्रयोग है जब हम लोग पृथ्वी के तल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बेटा वायुमंडलीय दाब में क्या आती है, कमी आती है। वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो मान लेते हैं हम लोग कि कोई पर्वतारोही है और वह पर्वत पर ऊपर जाना चाह रहा है। तो जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा। वायुमंडलीय दाब कम होने के साथ साथ O2 की विलेयता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्योंकि अभी आपको पता है कि विलेयता जो होती है वो दाब के समान पाती है। जब दाब ही कम तो O2 की विलेयता कम। जब O2 की विलेयता कम हो जाती है तो उस
जो पर्वतारोही है उसकी सोचने समझने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसे कई तरह की प्रॉब्लम से यहाँ पे सामना करना पड़ता है। और इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं मेडिकल साइंस में से, एनोक्सिया। तो इसका मतलब उसे एनोक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है और उसका दिमाग सही से काम नहीं करता है और उसे उल्टी वगैरह भी हो सकती है। ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर होने लगती हैं। तो यहाँ पर यह इसका हैंडी का तीसरा अनुप्रयोग जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे पर्वतारोही ऊपर जाएगा तो वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। और वायुमंडलीय दाब में कमी आने के कारण O2 की रुधिर में विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रुधिर मतलब खून के अंदर, ब्लड के अंदर। और जैसे ही विलेयता कम हुई तो उसके सोचने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस प्रॉब्लम को मेडिकल साइंस में हम लोग एनोक्सिया कहते हैं और एनोक्सिया की प्रॉब्लम से वह सफ़र करने लगता है। चलिए, तो ये 3। और चौथा, आपने देखो जो जलीय जंतु होते हैं, जलीय जंतु यह ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं। ठंडे जल में एज कम्पेयर टू किसकी तुलना में, गर्म जल की तुलना। तो ये गर्म जल में क्यों नहीं रह रहे हैं, ठंडे जल में ये अधिक रहना क्यों पसंद कर रहे हैं? ठीक है, इसके पीछे का कारण भी क्या है, हेनरी के नियम है। देखिए, जैसे जैसे जल गर्म होगा तो जल गर्म होने का मतलब क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपको पता है क्या, KH का मान क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे KH का मान इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे गैसों की जो विलेयता है, अगर हम लोग O2 गैस की अगर बात करें तो उसकी विलेयता क्या होने लगेगी बेटा, घटने लगेगी। और जैसे उसकी विलेयता घटेगी तो जलीय जीव के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जलीय जीव वहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे और उन्हें सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। इसीलिए वह ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्म जल की तुलना में। तो यह भी आपका हेनरी के अनुप्रयोग में है। और इस तरीके से मैंने आपको 4 हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बताए। तो मुझे लग रहा है कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसके थ्योरी और इसके साथ साथ इसके अनुप्रयोग भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और एक ग्राफ भी आप यहाँ पे बना सकते हैं बेटा। हेनरी का नियम क्या था आपका, P समानुपाती X, P था आपका आंशिक दाब और X क्या थी, मूल बिंदु। और P इक्वल टू आपने क्या लिखा था, KH इंटू X। और हमने कहा था KH क्या बेटा यहाँ पर, हेनरी कांस्टेंट। तो अगर हम लोग P और X के बीच में ग्राफ खींचें तो आपको पता है P को अगर हम लोग y मान लें और X को अगर हम लोग जो मूल भिन्न है उसे x मान लिया और KH को अगर हम लोग m मान लें तो ये हमारा क्या बेटा, ढलान है, ढलान। और ये रेखा हो गई y इक्वल टू mx जो कि मूल बिंदु से होकर जाएगी, जो कि किससे होकर जाएगी, मूल बिंदु से। तो अगर हम लोग यहाँ पर P और यहाँ पर हम लोग क्या ले लें बेटा, x, तो यह जो ग्राफ है मूल बिंदु से होकर जाएगा और इसका ढलान जो होगा वह क्या होगा, KH होगा। ढलान क्या होगा इसका, KH। और आपको पता है कि अलग अलग गैस लेने पर KH की वैल्यू क्या होती जाएगी, बदलती चली जाएगी और यह ढलान भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। पर हाँ, ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होकर जाएगा, मूल बिंदु से स्टार्ट होकर जाएगा ग्राफ। ठीक, इस तरीके से हमने हेनरी के नियम को पूरा डिटेल में यहाँ पर समझ लिया। अगर आपको हेनरी के नियम से संबंधित कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।